हेलो दोस्तों, वेलकम टू थिंक स्मार्ट एट क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th का जो हमारा सोशियोलॉजी बुक है, पहला बुक। उसमें पहला अध्याय है समाजशास्त्र एवं समाज, सोशियोलॉजी एंड सोसाइटी। इस चैप्टर को पहले ही अध्याय में शामिल करने का उद्देश्य यही है एनसीईआरटी का कि आप पहले समाजशास्त्र विषय के बारे में थोड़ा बहुत जान लें। उसके बाद आप समाजशास्त्र का अध्ययन करेंगे तो आपको बहुत आसानी से और बहुत सरल तरीके से समझ आएगा। इसलिए इस चैप्टर को शामिल किया गया है। तो चलिए बिना किसी देरी के अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। साथ ही अगर आप यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड किसी भी बोर्ड की तैयारी करते हैं तो आपके लिए, अगर ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट आप क्लास 11-12 में लिए हैं तो आपके लिए काफी फायदेमंद वीडियो होने वाला है। हम प्रॉपर नोट्स के साथ पढ़ेंगे, ऐसे नहीं कि रैंडम हम सिर्फ समझ लेंगे। मैं बोर्ड पर लिख कर लाऊंगा ताकि आप प्रॉपर नोट्स भी बना पाएं। और लेक्चर कंप्लीट होने के बाद हम इसके इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी प्रश्न हैं एनसीईआरटी में और जो भी बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं वो भी हम कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहले इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक हैं। प्योर पूरा हमने एनसीईआरटी के आधार पर ही टॉपिक उठाया है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। कुछ सब टॉपिक है लेकिन वो मैं आपको बता दूंगा कौन सा एक्स्ट्रा टॉपिक है। तो इसमें हमारा सबसे पहले है इंट्रोडक्शन यानी परिचय। बेसिकली परिचय में यही बताया जाता है कि इस पूरे चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे। पूरे चैप्टर का जो सार होता है, जो समरी होती है, वो परिचय में थोड़ा बहुत बता दिया जाता है। उसके बाद है हमारा समाजशास्त्र का परिचय। इसमें हम देखेंगे समाजशास्त्र कैसे आया, कैसे एक विषय के रूप में आया, इसके जनक कौन है और कुछ उनके जो समाजशास्त्री हैं उनसे रिलेटेड जो थ्योरी है, कौन कौन से थ्योरी दिए वो लोग, वो भी हम कवर करेंगे। उसके बाद समाज और उसकी विशेषताएं। आपने बहुत बार सुना होगा कि समाज क्या है, समाज की विशेषताएं क्या है, तो वो हम प्रॉपर तरीके से यहाँ आज कवर करेंगे। उसके बाद हमारा चौथा टॉपिक है समाजों में बहुलता एवं असमानता। अब बहुलता क्या है? बहुलता शब्द सुनते ही आपको लग रहा होगा यार ये कौन सा टॉपिक आ गया, कौन सा शब्द आ गया। लेकिन बहुत ही इजी टॉपिक है, बस हम इसे यूज नहीं करते हैं। हम देखते हैं रोज अपने समाज में उसे, लेकिन हम यूज नहीं करते हैं इस शब्द को, इसलिए हमें पता नहीं है। और असमानता से तो आप थोड़ा बहुत परिचित ही होंगे। अगला टॉपिक है समाजशास्त्री कल्पनाएं, व्यक्तिगत एवं जनहित के मुद्दे। अब ये समाजशास्त्री कल्पनाएं क्या है और उसमें जो व्यक्तिगत है और जनहित है, ये दोनों मुद्दे कैसे हैं और इन दोनों में क्या अंतर होता है। समाजशास्त्र और सामान्य बौद्धिक ज्ञान। सबसे पहले हम इसमें जानेंगे सामान्य बौद्धिक ज्ञान क्या है, फिर उसके बाद समाजशास्त्र के बारे में, और फिर दोनों का अंतर देखेंगे। क्या समाजशास्त्र और सामान्य बौद्धिक ज्ञान में कुछ डिफरेंट होता है। उसके बाद हमारा अगला है वे बौद्धिक विचार जिनकी समाजशास्त्र की रचना में भूमिका है। तो कौन से बौद्धिक विचार आए जो समाजशास्त्र की उत्पत्ति में सहायक है, समाजशास्त्र को एक विषय के रूप में बनाने में सहायक है। उसके बाद वे भौतिक मुद्दे जिनकी समाजशास्त्र की रचना में भूमिका है। अब कौन से वो भौतिक मुद्दे थे जो समाजशास्त्र की रचना में भूमिका निभाए। अगला टॉपिक है हमारा हमें यूरोप में समाजशास्त्र के आरंभ और विकास को क्यों पढ़ना चाहिए। अच्छा, हम पढ़ रहे हैं भारतीय समाज को, भारतीय समाजशास्त्र को, लेकिन हमें यूरोप के समाजशास्त्र को क्यों पढ़ना चाहिए। तो यहाँ पर ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है और ये अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है। भारत में समाजशास्त्र का विकास, फिर हम देखेंगे अगला टॉपिक भारत में समाजशास्त्र का विकास कैसे हुआ। उसके बाद है समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र एवं अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंध। अब समाजशास्त्र क्या सिर्फ समाजशास्त्र तक ही सीमित है या इसका लिंक अन्य विषयों से है, जैसे समाजशास्त्र का इतिहास से संबंध, समाजशास्त्र का राजनीति विज्ञान से संबंध, समाजशास्त्र का राजनीति विज्ञान से संबंध, समाजशास्त्र का मानव विज्ञान से संबंध। तो क्या अन्य विषयों से भी इसका संबंध है, और अगर संबंध है तो वो कैसा संबंध है, क्या इनमें कुछ अंतर है, वो सब इसमें कवर करेंगे हम। तो आई होप हम चैप्टर में क्या पढ़ेंगे आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अपने पहले टॉपिक पर आते हैं। हमारा जो परिचय है, हमने बहुत अच्छी तरह से समझ लिया कि इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक शामिल हैं। हमने प्योर एनसीईआरटी के आधार पर ही टॉपिक लिया है और आपको ये स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, नहीं तो आप अगर साथ में लिख सकते हैं तो लिख सकते हैं, नोट्स भी बना सकते हैं। तो चलिए हम परिचय पर आते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम आते हैं अपने पहले टॉपिक पर, परिचय। इस परिचय में एनसीईआरटी हमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है, कुछ फंडामेंटल बातें जो आपको पता है
बस आपको अच्छी तरह से समझाने की कोशिश कर रहा है। देखिए, इसमें पहला पॉइंट है एनसीईआरटी में, मनुष्य हमेशा समाज में रहता है। हम परिवार, स्कूल, गांव, शहर, धर्म, जाति, परंपरा आदि से जुड़े होते हैं। ठीक है, आपका भी कोई धर्म होगा, आपका भी कोई जाति होगा, आप किसी परंपरा को फॉलो करते होंगे, तो हम इन सब चीजों से जुड़े होते हैं और हम समाज में ही रहते हैं। तो जो भी हम फैसले लेते हैं ना, वो सिर्फ हम अपनी इच्छा से नहीं लेते फैसले, उस पर समाज का भी प्रभाव होता है। मतलब आपके फैसलों पर समाज का प्रभाव। अब आप कहेंगे ये कैसी बातें कर रहे हैं आप। अभी आपको मैं एक उदाहरण से समझाता हूँ। आपको जो उदाहरण पसंद है मैं वही उदाहरण दूंगा। मान के चलिए, आप शहर में गए, गांव से शहर में गए और ये एक कॉलेज है, आप गए कॉलेज में एडमिशन लिए। तो आप यहाँ पर बहुत सारे लोग पढ़ रहे हैं और आपने इस कॉलेज में किसी से मित्रता कर लिया। मान के चलिए, ये आप हैं और ये आपके, जो आप जिससे प्रेम करते हैं वो है। आपका जाति अलग है और इनका जाति अलग है, या फिर इनका धर्म अलग है। अब आप दोनों में गहरा प्रेम है, आपने निर्णय किया, आपने एक फैसला लिया कि हम दोनों क्या करेंगे, शादी करेंगे और जीवन भर साथ रहेंगे। लेकिन जब आप गांव में आते हैं, आप ये निर्णय लेते हैं और गांव में आते हैं, ये सब बातें बताते हैं, फिर आपके समाज वाले कहते हैं कि नहीं, हम ये शादी अलाउ नहीं करेंगे। आपके घर वाले ही नहीं मानते हैं। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि वहां पर आप जिस समाज में रह रहे हैं, उस समाज का वो नियम है, वो परंपरा है कि हमारे समाज में इंटर कास्ट मैरिज या अंतर जाति विवाह या अंतर धार्मिक विवाह अलाउ नहीं है। तो आपने जो यहाँ पर निर्णय लिया, आपने जो भी यहाँ निर्णय लिया, देख सकते हैं यह समाज कैसे प्रभावित कर रहा है, समाज कैसे आपके निर्णय को प्रभावित कर रहा है। आई होप आपको ये पहला पॉइंट जो एनसीईआरटी बोल रहा है आपको वो समझ आया होगा कि अगर हम समाज में रहते हैं तो विभिन्न धर्म, परंपरा, जाति, नियमों आदि से जुड़े होते हैं और जो भी हम फैसले लेते हैं सिर्फ हमारे फैसले नहीं होते, बल्कि वो समाज के हमारे फैसले पर समाज के फैसले प्रभावित होते हैं। समाज में जो नियम परंपरा है वो प्रभावित करते हैं। आई होप आपको ये पहला पॉइंट समझ आया होगा। अब हमारा दूसरा पॉइंट है, हम कई चीजों को सामान्य मान लेते हैं। जैसे हम रोज देखते हैं कि परिवार कैसे चलता है, लोग शादी कैसे करते हैं, लेकिन समाजशास्त्र इन पर प्रश्न पूछता है, ऐसा क्यों और कैसे बना। आप रोज देखते हैं, अभी शादी का सीजन भी चल रहा है, लगन बहुत तेज चल रहा है, आपका भी लगन होगा, टेंशन ना लो। तो आपने कभी इन पर प्रश्न उठाया कि भाई शादी लोग क्यों करते हैं, इसकी जरूरत क्यों है? ये प्रश्न आपने कभी उठाया ही नहीं, जबकि हम रोज देखते हैं। लेकिन समाजशास्त्र इन पर प्रश्न उठाता है, भाई लोग शादी क्यों करते हैं, परिवार क्यों होता है, परिवार जैसी संस्थाएं क्यों होती हैं और लोग शादी क्यों करते हैं, शादी जैसी संस्थाएं क्यों हैं, समाज में इसकी क्या आवश्यकता है? कभी आपने इस पर प्रश्न उठाया? तो समाजशास्त्र इन पर प्रश्न उठाता है, कहता है भैया ये क्यों है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी। तो अगला पॉइंट पर चलते हैं, अगला एनसीईआरटी हमें क्या कहना चाह रहा है। तो भैया समाजशास्त्र जो है ना, समाजशास्त्र समाज को समझने व समझाने की कोशिश भी करता है। जैसे समाज में नियम कैसे बनते हैं, असमानता क्यों है समाज में। तो समाजशास्त्र सिर्फ एक विषय नहीं है, ये पूरे समाज का एक संपूर्ण अध्ययन करता है कि भैया अगर समाज में नियम कैसे बने, समाज के नियम कैसे बनते हैं और समाज में असमानता क्यों होती है। तो ये एनसीईआरटी कह रही है कि समाजशास्त्र समाज का संपूर्ण अध्ययन करता है। और अगला हमारा पॉइंट है, समाजों में विभिन्नता होती है, जैसे गांव शहर का जीवन अलग, विभिन्न देशों की परंपरा अलग, इसलिए समाजशास्त्र समाज को गहराई से समझने की मदद करता है। आप देखे होंगे, अगर आप गांव में रहते हैं तो वहां का थोड़ा सा जो नियम होता है अलग होता है, शहर में जाते हैं तो वहां का जीवन थोड़ा सा अलग हो जाता है। तो जो गांव का कल्चर है और शहर का कल्चर है, कल्चर मतलब आप एक लाइन में कह सकते हैं जीवन जीने का तरीका। जीवन जीने का तरीका ही क्या है, कल्चर है। तो आप देखते हैं गांव का कल्चर अलग है, शहर का कल्चर अलग है। समाजशास्त्र हमें क्या करता है, समाजशास्त्र इन्हीं अंतरों को समझाने के लिए ये अध्ययन करता है, इन्हीं अंतरों को समझाने में मदद करता है कि भाई ये अंतर क्यों है, तो कल्चर में क्यों अंतर है। तो समाजशास्त्र कोई एक सब्जेक्ट नहीं है भाई, ये समाज का संपूर्ण अध्ययन है और बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है समाज को अध्ययन करने के लिए समाजशास्त्र की। तो आई होप आपको एनसीईआरटी जो है हमारा, उसमें जो परिचय हमारा पहला टॉपिक था वो क्या कह रहा है आपको समझ
आ गया होगा। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट लेकर बाद में नोट्स कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम अगले टॉपिक पर अपने आते हैं और हमारा अगला टॉपिक है समाजशास्त्र शब्द की उत्पत्ति। इसमें हम जानेंगे समाजशास्त्र शब्द कैसे आया, फिर ये धीरे धीरे कैसे एक विषय के रूप में आया। देखिए, समाजशास्त्र शब्द की पहले हम अर्थ समझ लेते हैं, इसका अर्थ क्या है। समाजशास्त्र शब्द दो भाषाओं से मिलकर बना है। पहला भाषा है लैटिन और दूसरा है ग्रीक। देखिए, लैटिन भाषा है सोशियस, जिसका अर्थ होता है समाज, और ग्रीक भाषा है लोगोस, जिसका अर्थ होता है विज्ञान। अगर हम एक शब्द में कहें, इन दोनों को मिलाकर अगर हम कहें तो समाज का वैज्ञानिक अध्ययन, समाज का विज्ञान या वैज्ञानिक अध्ययन ही क्या है, हमारा समाजशास्त्र है। यही हो गया हमारा समाजशास्त्र। अतः समाजशास्त्र शब्द का शाब्दिक अर्थ है समाज का अध्ययन या समाज का विज्ञान। आई होप आपको इसका शाब्दिक अर्थ समझ आ गया होगा। अब हम कुछ फैक्ट की बातें कर लेते हैं। देखिए, समाजशास्त्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? ये थे फ्रांसीसी विचारक इमैनुअल जोसेफ सीएस। इनका क्या नाम है? इमैनुअल जोसेफ सीएस। इन्होंने सबसे पहले समाजशास्त्र शब्द का प्रयोग किया। और कब किया था? 1780 में। मैंने यहाँ लिख भी दिया है, 1780 में इन्होंने सबसे पहले समाजशास्त्र शब्द का प्रयोग किया। लेकिन समाजशास्त्र को विकसित करने वाले कौन हैं, या व्यवस्थित रूप से विकसित करने वाले कौन हैं? तो व्यवस्थित रूप से अध्ययन करने वाले, विकसित करने वाले हैं ऑगस्टे कॉम्टे। और ये कब करते हैं विकसित? 1838 ईस्वी में। 1838 ईस्वी में ऑगस्टे कॉम्टे समाजशास्त्र का व्यवस्थित रूप से अध्ययन करते हैं। वहीं से होता है समाजशास्त्र विषय की उत्पत्ति। समाजशास्त्र का इन्हें जनक भी कहा जाता है। एक पॉइंट और है, समाजशास्त्र का इन्हें जनक भी कहा जाता है। और इन्होंने दिया था 3 स्टेजेस सिद्धांत। 3 स्टेजेस सिद्धांत इन्होंने दिया था। इस सिद्धांत में उन्होंने बताया था कोई भी समाज 3 अवस्थाओं से होकर गुजरता है। सबसे पहला है धार्मिक अवस्था, फिर दार्शनिक अवस्था, फिर वैज्ञानिक अवस्था। धार्मिक अवस्था में जो समाज होता है वो धर्म के आधार पर चलता है। जैसे जब फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, आपने जो 1789 की क्रांति थी, फ्रांसीसी क्रांति, वो अगर पढ़ा होगा तो क्रांति से पहले जो वहां का समाज चल रहा था वो धर्म के आधार पर चल रहा था। फिर उसके बाद दार्शनिक अवस्था है, इन्होंने उसके बाद कहा वो दूसरा अवस्था क्या है, दार्शनिक अवस्था। तो उसी फ्रांस में कुछ दार्शनिक आते हैं, मॉन्टेस्क्यू, रूसो। ये सब क्या करते हैं? अपने विचार रखते हैं, अपने विचार रखते हैं, तार्किक विचार रखते हैं, जिससे वहां का मध्यम वर्ग उस विचार को समझा। फिर वहां पर हो जाता है क्रांति। फिर वहां तर्क पर जोर दिया जाता है, प्रमाण पर जोर दिया जाता है। तो वो कौन सा अवस्था हो जाता है? वैज्ञानिक अवस्था हो जाता है। तो ऑगस्टे कॉम्टे ने 3 स्टेजेस सिद्धांत दिया था। उन्होंने बताया कि सबसे पहले कोई भी समाज 3 अवस्थाओं से होकर गुजरता है। पहला है धार्मिक अवस्था, दार्शनिक अवस्था, वैज्ञानिक अवस्था। तो आई होप आपको ये समाजशास्त्र शब्द की उत्पत्ति से रिलेटेड जो भी हमने कॉन्सेप्ट बताया वो आपको समझ आ गया होगा। चलते हैं हम अपने अगले टॉपिक पर। हमारा अगला टॉपिक है समाजशास्त्र का परिचय। वहां पर हम देखेंगे समाजशास्त्र की परिभाषा और फिर समझेंगे समाजशास्त्र कैसे आया एक विषय के रूप में। ओके, तो अगर आप इसे नोट करना चाहते हैं नोट कर लो, नहीं तो फिर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम अपने अगले टॉपिक को समझते हैं, समाजशास्त्र का परिचय। सबसे पहले हम इसमें जानेंगे समाजशास्त्र की परिभाषा। तो देखते हैं, समाजशास्त्र समाज, सामाजिक संबंधों, सामाजिक संस्थाओं व परिवर्तनों का वैज्ञानिक अध्ययन है। अब आप ये परिभाषा सुनेंगे या पढ़ेंगे तो आपको समझ नहीं आया होगा। मैं आपको तोड़ तोड़ कर इसको समझाता हूँ। देखिए, इसमें बोल रहा है समाजशास्त्र समाज, सामाजिक संबंधों, सामाजिक संस्थाओं व सामाजिक परिवर्तनों का वैज्ञानिक अध्ययन है। सबसे पहले हम समझते हैं समाज क्या है। देखिए, समाज मतलब लोगों का एक ऐसा समूह जो एक दूसरे से जुड़े होते हैं, एक दूसरे से संबंध बनाकर जीवन जीते हैं, वही हो गया हमारा समाज। एक साथ रहते हैं और मतलब एक समूह बनाकर लोग रहते हैं, वही हो गया हमारा समाज। उसके बाद सामाजिक संबंधों, जैसे आपके दोस्त के साथ कोई ना कोई संबंध होगा, आपका अपने पड़ोसी के साथ कोई ना कोई संबंध होगा, या फिर माता पिता, दादा दादी से आपका कोई ना कोई संबंध होगा, तो वही हो गया सामाजिक संबंध या सामाजिक संस्थाओं। अब ये सामाजिक संस्थाएं क्या है? जैसे परिवार भी एक सामाजिक संस्था है। जैसे परिवार भी एक सामाजिक संस्था है। परिवार हो गया,
विद्यालय हो गया, परिवार, विद्यालय या विवाह, विवाह भी एक संस्था है। तो ये सब हो गए सामाजिक संस्थाएं व सामाजिक परिवर्तनों का। लोग कहते हैं समाज परिवर्तित होता रहता है, ये इसकी विशेषता है। जैसे समाज धीरे धीरे परिवर्तित होता है और तेजी से भी परिवर्तित हो सकता है। जैसे तेजी से कब परिवर्तित होगा? तेजी से तब परिवर्तित होगा जैसे आपने पढ़ा होगा फ्रांसीसी क्रांति। तो फ्रांसीसी क्रांति हुआ तो वहां समाज क्या हुआ? तेजी से परिवर्तित हो गया। लेकिन आप सुन रहे होंगे कि आज का समय जो हमारा संयुक्त परिवार होता था, संयुक्त परिवार से एकल परिवार की ओर हमारा भारतीय समाज धीरे धीरे बढ़ रहा है। या पश्चिम में जो हमारा पश्चिमी देश है, पश्चिमी देश में आप देखेंगे तो वहां पर एकल परिवार ज्यादा पाया जा रहा है। हो सकता है वहां भी पहले संयुक्त परिवार हो, लेकिन अब वहां संयुक्त परिवार ज्यादा पाया जा रहा है। तो वहां का समाज क्या हुआ? धीरे धीरे से परिवर्तित हुआ, धीरे धीरे ही लेकिन परिवर्तित हुआ। तो क्या कह रहा है कि वह सामाजिक परिवर्तनों का वैज्ञानिक अध्ययन है। तो समाजशास्त्र इन परिवर्तनों का भी अध्ययन करता है, समाजशास्त्र समाज का भी अध्ययन करता है, सामाजिक संबंधों का भी अध्ययन करता है, सामाजिक संस्थाओं का भी अध्ययन करता है। लेकिन कैसे? वैज्ञानिक अध्ययन करता है। वैज्ञानिक मतलब, वैज्ञानिक का मतलब क्या है? पहले आपने कभी सोचा है? वैज्ञानिक, देखिए मार्कर चल नहीं रहा। वैज्ञानिक अध्ययन का मतलब क्या होता है? वैज्ञानिक अध्ययन मतलब जहां तर्क हो, पहली बात। उसके बाद प्रमाण हो। क्या हो? तर्क हो, प्रमाण हो। और इसमें एक पॉइंट और है, मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन ये दो चीजें जरूर होना चाहिए। वैज्ञानिक अध्ययन मतलब जहां तर्क हो, प्रमाण हो। तो समाजशास्त्र समाज का, सामाजिक संबंधों का, सामाजिक संस्थाओं व परिवर्तनों का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। मतलब तर्क और प्रमाण के आधार पर समाज का अध्ययन करता है या इन सभी चीजों का अध्ययन करता है। तो ये था एक परिभाषा, मैंने इसे थोड़ा तोड़ तोड़ कर समझाया। अगर आप समझ गए हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर से मैं इसको समझा सकता हूँ अगर आप बोलेंगे कमेंट में। तो अब अगला पॉइंट क्या कह रहा है एनसीईआरटी? समाजशास्त्र एक नया विषय है। ये जो हमारा समाजशास्त्र है, ये एक नया विषय है। मतलब कहना क्या चाह रहा है कि ये पहले लोग इसे धर्म, परंपरा, दर्शन के आधार पर इसे समझते थे। जो समाज है, आपको अभी मैंने पीछे बताया कि जो क्या नाम था उनका, आगस्टे कॉम्टे ने 3 स्टेजेस सिद्धांत दिया। ओके, आगस्टे कॉम्टे ने 3 स्टेजेस सिद्धांत दिया। तो 3 स्टेजेस सिद्धांत में उन्होंने बताया कि कोई भी समाज 3 अवस्थाओं से होकर गुजरता है। पहला अवस्था क्या है? धार्मिक अवस्था। दूसरा क्या है? दार्शनिक। तीसरा क्या है? वैज्ञानिक। तो यहाँ भी यही कह रहा है कि पहले लोग इसे धर्म और परंपरा व दर्शन के आधार पर समझते थे। पहले समाजशास्त्र का अध्ययन कैसे होता था? धर्म, परंपरा व दर्शन के आधार पर होता था। लेकिन 19वीं सदी में बहुत बड़ा यूरोप में परिवर्तन हुआ। यूरोप में बहुत बड़ा 19वीं सदी में परिवर्तन हुआ। क्या हुआ? औद्योगिक क्रांति हुआ। औद्योगिक क्रांति अगर आप पढ़े होंगे, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, जो इंग्लैंड में सबसे पहले हुआ। तो इस क्रांति के कारण क्या हुआ? शहरों का तेजी से विकास हुआ और नई आर्थिक व्यवस्थाएं आई। जैसे पूंजीवाद आया, समाजवाद से पूंजीवाद आया, तो नई आर्थिक व्यवस्थाएं आई और शहरों का विकास हुआ। इन क्रांति से इतना परिवर्तन हुआ तेजी से कि लोग समझने की कोशिश कर रहे थे कि समाज में ये परिवर्तन क्यों हुआ। इसी समाज में जो तेजी से परिवर्तन हुआ, उसी को समझने के लिए वहां पर एक आता है समाजशास्त्र का विषय। तो इस परिवर्तन के कारण आता है समाजशास्त्र का विषय। समाजशास्त्र एक विषय के रूप में आता है यहाँ से। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा मैं यहाँ पर क्या समझाने की कोशिश कर रहा। सबसे पहले मैंने आपको परिभाषा बताया। समाजशास्त्र समाज, सामाजिक संबंधों, सामाजिक संस्थाओं व सामाजिक परिवर्तनों का वैज्ञानिक अध्ययन है। उसके बाद हमने ये बताया आपको कि समाजशास्त्र एक नया विषय है। पहले समाजशास्त्र जैसा विषय कुछ होता नहीं था। क्या हुआ कि 19वीं सदी में जो यूरोप है, वहां पर बहुत तेजी से परिवर्तन हुआ। कौन सा परिवर्तन हुआ? औद्योगिक क्रांति हुआ, फ्रांसीसी क्रांति हुआ। इसके परिणाम स्वरूप वहां का समाज बहुत तेजी से परिवर्तित हुआ। उसी परिवर्तन को समझने के लिए समाजशास्त्र एक नए विषय के रूप में आया। तो वहां से आता है समाजशास्त्र। समाजशास्त्र विषय वहां से आता है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। हमने इसमें 3 टॉपिक कवर कर लिया है। हमने सबसे पहले पढ़ा परिचय, उसके बाद हमने पढ़ा समाजशास्त्र शब्द की उत्पत्ति, समाजशास्त्र शब्द की उत्पत्ति,
उसके बाद हमने तीसरा पढ़ा समाजशास्त्र का परिचय। समाजशास्त्र का परिचय, तो हमने 3 टॉपिक यहाँ कवर कर लिया है। आई होप आपको ये तीनों टॉपिक समझ आया होगा। वीडियो काफी लॉन्ग हो जाएगा, नहीं तो इसके आगे का जो टॉपिक है समाज और उसकी विशेषताएं वो भी कवर कर लेते हैं हम। उसको हम अगले लेक्चर में करेंगे। आज के लिए ये 3 टॉपिक ही। तो अगर आपको ये नोट करना है तो नोट जरूर कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। थैंक यू।